Hello, my dear students. I hope you all are doing great. So, students, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में. इसमें हम बात करेंगे कि यूरोपियन यूनियन क्या है, कब बना, ठीक है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, उसका फोकस क्या रहता है. तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. सबसे पहले जब हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो जो यूरोपियन यूनियन है वह एक तरह का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है. ठीक है, क्या है? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 यूरोपियन कंट्रीज़. और कितने देश इसमें शामिल हैं? 27 देश हैं जो यूरोपियन यूनियन को मिलकर बनाती हैं. इट वॉज क्रिएटेड टू फॉस्टर इकोनॉमिक कॉपरेशन. इसे क्यों बनाया गया था? स्टूडेंट्स, इसे बनाया गया था इकोनॉमिक कॉपरेशन को फॉस्टर करने के लिए with the idea that countries that trade with one another become economically interdependent. ताकि वो कंट्रीज़ जो एक दूसरे के साथ व्यापार करती हैं वो इकोनॉमिकली क्या बन जाएं? इंटरडिपेंडेंट बन जाएं एंड आर मोर लाइकली टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट. और जो उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो समाप्त हो जाएं. यूरोपीय संघ यानी कि EU 27 यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है. इसे आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, इस विचार के साथ कि जो देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं वे आर्थिक रूप से परस्पर निर्भर हो जाते हैं और संघर्ष से बचने की अधिक संभावना रखते हैं. यानी कि ये 27 देशों का एक संघ है और वो जो संघ हैं वे आपस में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, ताकि एक दूसरे के साथ वो व्यापार कर सकें और संघर्ष ना हो उनके बीच में. उसके बाद हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो जो आपका यूरोपियन यूनियन है इसे मैस्ट्रिस्ट ट्रीटी, ठीक है, मैस्ट्रिस्ट ट्रीटी यानी कि मास्ट्रिच संधि के द्वारा इसे स्थापित किया गया था 1993 में. द फाउंडेशन फॉर द EU वॉज लेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2. इसकी जो फाउंडेशन है वह कब रख दी गई थी? जब आपका वर्ल्ड वॉर 2 जो हो गया था उसके बाद ही इसकी फाउंडेशन रख दी गई थी ताकि वर्ल्ड के अंदर पीस और स्टेबिलिटी को लेकर आया जा सके, स्पेशली इन यूरोप. द इंटीग्रेशन प्रोसेस बिगेन विद द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी एंड द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी विच लेटर इवॉल्व्ड इनटू EU. तो जो एकीकरण की प्रक्रिया है वह कैसे शुरू हुई? स्टूडेंट, सबसे पहले जो यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय था, ठीक है, ECSC और यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC, इन दोनों को इंटीग्रेट किया गया जिससे कि इसकी फिर शुरुआत हुई, बाद में EU बना. ये थी इसकी हिस्ट्री. उसके बाद हम इसके पर्पस की बात करते हैं. तो जो मेन पर्पस है EU का वो क्या है? इज़ टू प्रमोट इकोनॉमिक कॉपरेशन. क्या प्रमोट करना? इकोनॉमिक कॉपरेशन को प्रमोट करना. एंश्योरिंग दैट मेंबर कंट्रीज़ वर्क टुगेदर. ये क्या एंश्योर करता है? कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वे एक साथ काम करें, इम्प्रूव हो जाए ट्रेड और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए. एडिशनली द EU एम्स टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस, एनवायरमेंटल अनसस्टेनेबिलिटी एंड अपहोल्ड ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी. तो जो EU है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, यह सुनिश्चित करना कि सदस्य देश व्यापार और आर्थिक स्थिरता में सुधार के लिए एक साथ काम करें. ठीक है, जो इसके सदस्य देश हैं वो क्या करें? एक साथ काम करें. इसके अतिरिक्त EU का उद्देश्य सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना और मानव अधिकारों और लोकतंत्र को बनाए रखना है. अब हम इसके मेंबर्स की बात करते हैं. तो जो EU है इसके करंटली 27 मेंबर कंट्रीज़ हैं. दीज कंट्रीज़ हैव कमिटेड टू वर्किंग टुगेदर. और इन्होंने क्या किया हुआ है? कमिटमेंट किया हुआ है दैट दे विल वर्क टुगेदर ऑन वेरियस इशूज़ इंक्लूडिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड एनवायरमेंटल regulations. Each member state retains its sovereignty but agrees to follow common laws and policy. तो जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो क्या करते हैं? अपनी संप्रभुता तो बना के रखते ही रखते हैं, साथ ही साथ जो EU के लॉज और पॉलिसीज़ हैं उसे फॉलो करते हैं. वर्तमान में जो 27 सदस्य देश हैं इन्होंने अपनी आर्थिक नीति, रक्षा, विदेशी मामले और पर्यावरणीय विनिमयों सहित जो कई सारे जो मुद्दे हैं उन पर ये क्या करते हैं? एक साथ काम करते हैं. ठीक है, अपनी संप्रभुता भी बना के रखते हैं और EU के कानून और नीतियों को भी ये लोग फॉलो करते हैं.
उसके बाद हम इसकी करेंसी की बात करें तो जो यूरो है वह इसकी ऑफिशियल करेंसी है, ठीक है। करेंसी ऑफ 19 ऑफ द 27 EU मेंबर कंट्रीज़, 27 में से 19 देशों की जो करेंसी है वह यूरो है। दीज कंट्रीज फ्रॉम द यूरो जोन विच फैसिलिटेट्स ईजियर ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसी कोऑर्डिनेशन। ये देश जो हैं ये क्या बनाते हैं, एक यूरो जोन बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या चलता है, यूरो चलता है एज अ करेंसी, ठीक है। और यूरो जोन जो व्यापार और आर्थिक नीति समन्वय को आसान बनाता है। द अडॉप्शन ऑफ द यूरो एम्स टू स्ट्रेंथन द यूरोपियन इकोनॉमी बाय प्रोवाइडिंग अ सिंगल करेंसी दैट सिंप्लीफाइज ट्रांजैक्शंस एंड रिड्यूसेस एक्सचेंज रेट। तो अब जब यूरो को अडॉप्ट कर लिया, यूरो को एज अ करेंसी अडॉप्ट कर लिया, तो इसका एम क्या था, इसका एम था स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना यूरोपियन इकोनॉमी को बाय प्रोवाइडिंग अ सिंगल करेंसी। क्या प्रोवाइड कर कर, एक सिंगल करेंसी प्रोवाइड करके, क्योंकि एक मुद्रा होगी ना तो ज़्यादा ट्रांजैक्शंस और एक्सचेंज रेट रिस्क जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और ट्रांजैक्शंस बढ़ जाती हैं। तो करेंसी एक अपना लेने से क्या हुआ, इनके बीच में जो ट्रेड है और ट्रांजैक्शंस हैं वो फैसिलिटेट हो पाया, इकोनॉमिक पॉलिसी कोऑर्डिनेशन भी बाकी देशों का बढ़ गया। उसके बाद हम इसकी एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ की बात करेंगे। जो EU है इस कमिटेड टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इसने कमिटमेंट कर रखी है एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की थ्रू पॉलिसीज़ दैट एड्रेस क्लाइमेट चेंज। कौन सी पॉलिसीज़ के साथ, वो पॉलिसीज़ जो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करती हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सारे मुद्दों पे ये बात करते हैं। इट सेट्स एम्बिशियस टारगेट्स फॉर रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस, और इनका मिशन क्या रहता है कि जो ग्रीन हाउस गैस है उसके इमिशंस को कम करना एंड प्रमोट करना रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को। तो जो यूरोपीय संघ है वह पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्ध है, जो जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के संबंधित नीतियों के माध्यम से कार्य करता है। इसने हरित गैसों की उत्सर्जन को कम करने के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए हैं और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को ये बढ़ावा देता है। सो स्टूडेंट्स, क्या क्या करता है ये, पहली चीज़ क्या कि ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देता है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और हरित गैस जो है आपकी ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं उनको कम करने के लिए इसका लक्ष्य रहता है। जैव विविधता को संरक्षण देना, सतत विकास करना, ये सारे के सारे जो हैं आपके EU के लक्ष्य रहते हैं। जो EU है इसने प्रोवाइड किया है एक सिंगल मार्केट जहाँ पे गुड्स और जो सर्विसेज हैं, कैपिटल है, पीपल हैं, वो मेंबर स्टेट्स के बीच में फ्रीली घूम सकते हैं। दिस इंटीग्रेशन एनहांस इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। इससे क्या होता है, आर्थिक दक्षता आती है और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। द सिंगल मार्केट इज़ वन ऑफ द EU's ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स। जो सिंगल मार्केट है ये इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है, जिसने इकोनॉमिक ग्रोथ और कंज्यूमर चॉइस को बढ़ाया और ट्रेड बैरियर्स को हटाया। सो यूरोपीय संघ ने एक एकल बाजार बनाया है जिसकी अनुमति से सदस्य राज्यों के बीच माल, सेवाएं, पूंजी और लोग स्वतंत्रता से घूम सकते हैं। यह सम्मिलित आर्थिक दक्षता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। एक बाजार यूरोपीय संघ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है, जो व्यापारी बाधाओं को हटाकर विनियमन को समान करके आर्थिक विकास और उपभोक्ता चयन को बढ़ावा देता है। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इसके एकल बाजार का जो पॉइंट है वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे रिसर्च एंड इनोवेशंस की। जो EU है वो प्रमोट करता है रिसर्च एंड इनोवेशंस, क्योंकि ये फंडिंग प्रोवाइड करता है। जैसे कि हॉरिजन यूरोप के अंदर इसने फंडिंग दे रखी है। इसका एम है फॉस्टर करना साइंटिफिक एडवांसमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड कॉम्पिटिटिवनेस, और यूरोप को एक ग्लोबल लीडर बनाना भी इसका काम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। तो यूरोपीय संघ जो है होराइजन यूरोप जैसे वित्त प्रोग्रामों के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक प्रगति, प्रौद्योगिकी नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है, जिससे यूरोप को अनुसंधान और विकास में वैश्विक नेता के रूप में यह स्थापित कर सके। सो जो EU है इसकी जो इकॉनमी है वन ऑफ द लार्जेस्ट इकॉनमी है इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये ग्रुप है ना कंट्रीज़ का, तो इकॉनमी इसकी बड़ी कहलाएगी। इट नेगोशिएट्स ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ इट्स मेंबर्स। अपने मेंबर्स के बिहाफ पे ये ट्रेड एग्रीमेंट्स करता है, व्यापारिक समझौते करता है, बूस्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को और फेयर कंपटीशन को बढ़ावा देता है पूरे ग्लोब में। यानी कि न्याय संगत प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए,
आर्थिक विकास बढ़ना चाहिए। तो यूरोपीय संघ जो है वह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक अर्थव्यवस्था बन चुका है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मुख्य खिलाड़ी भी। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इसके इंस्टीट्यूशंस की कि कौन कौन से इसके की इंस्टीट्यूशंस हैं। सो सबसे पहले इसमें आती है यूरोपियन कमीशन, फिर यूरोपियन पार्लियामेंट और यूरोपियन काउंसिल। जो यूरोपियन कमीशन है वो प्रपोज करती है लेजिस्लेशंस को और इंश्योर करती है उनका इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि कानूनों को बनाती है और उन्हें लागू करती है। जो पार्लियामेंट है वो यूरोपियन के सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि उसके अंदर जो लोग हैं, जो नेता वगैरह हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो सिटीजन्स के द्वारा ही चुने जाते हैं। उसके बाद आती है काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो जो यूरोपियन काउंसिल है उसमें हेड ऑफ और स्टेट गवर्नमेंट के जो मेंबर स्टेट्स हैं वो होते हैं। कौन कौन होते हैं? हेड ऑफ स्टेट्स। जो भी स्टेट्स हैं उनका एक जो हेड होगा, जैसे उसका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी हेड होगा वो उसका मेंबर होगा, ठीक है। और ईयूज़ ओवरऑल पॉलिटिकल डायरेक्शन एंड प्रायोरिटीज़ यही बताते हैं कि जो ईयू है उसकी डायरेक्शन और उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। तो यूरोपीय संघ की प्रमुख संस्थाओं में यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संसद और यूरोपीय परिषद शामिल हैं। यूरोपीय आयोग विधायिका का प्रस्ताव करता है और इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है, ठीक है। जो यूरोपीय संसद है वह ईयू के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है। क्या करती है? नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है और सीधे चुनी जाती है। जो यूरोपीय संघ की परिषद के साथ विधायी शक्ति साझा करती है। फिर यूरोपीय जो परिषद है उसमें सदस्य देशों के राज्य या जो सरकार, वहाँ पे जिसकी भी सरकार है उसका जो नेता होगा वो शामिल होते हैं। ईयू की समग्र राजनीतिक दिशा और प्राथमिकताओं को यही निर्धारित करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सारे के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स किसके बारे में? यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन यूनियन वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके MPSC 11 का भी ये टॉपिक है। सो स्टूडेंट्स, MPSC 11 जो है उसका एग्ज़ाम आपका आ रहा है। अगर आपको उसके क्वेश्चंस विद आंसर्स की वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताएं। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।